हेलो एवरीवन, मैं उत्कृष्ट गुप्ता, एक 9 पॉइंटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईटी बॉम्बे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्यून वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। बेसिकली हम एक ऐसे डिवाइस की बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट की, उसके पीछे जो बेसिक थ्योरी है, जिसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम को वाइब्रेट होने से रोक सकते हैं जस्ट बाय डूइंग सम ऐड ऑन। ये उसी डिवाइस को करस्पॉन्ड करता है, तो हम देखते हैं कि हम उसे कैसे बेसिकली थ्योरेटिकली उसका कंडीशंस निकाल सकते हैं सो दैट वो सिस्टम हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि इसका इंडस्ट्रियल रेगुलेंस क्या है, ओवरऑल हम इसको क्यों ही पढ़ रहे हैं। पहला चीज़ ये कि हम जो भी प्रोसीजर देखेंगे वो बेसिकली प्रैक्टिकली यूज होता है डैम्प करने के लिए वाइब्रेशंस को किसी दूसरे कंपोनेंट के लिए। हमें क्या हुआ कि हमने एक इक्विपमेंट बनाया है, हमें चाहिए कि उसके वाइब्रेशंस को हमें रोकना है, बट ये है कि हम नहीं चाहते कि उसमें कुछ चेंजेस करें, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमारे पास कुछ एक बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट है। हमें पता है कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेंज में वाइब्रेशंस उसे नहीं मिलनी चाहिए, तो हमें पता है कि उस डोमेन में हमें उसको वाइब्रेशन से बचाना है, उस पर्टिकुलर डोमेन की फ्रीक्वेंसी से मुझे बचाना है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं उस डिवाइस में चेंजेस नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अलग से ऐड करके उसको उस वाइब्रेशन से बचा। इन सच अ सिनेरियो के सच सॉर्ट ऑफ डैम्पर जो होता है, ट्यून डैम्पर होते हैं, वो काफी हेल्पफुल रहते हैं। इसीलिए इसे पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है फॉर सच सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस। तो शुरुआत करने से पहले देखते हैं हमारा सेटअप क्या है। हमारे सेटअप में क्या है, हमारे पास एक मास है जिसका मास M1 है, जो अपने हमने जो इनिशियल कंडीशन है उसमें हम उससे रेफरेंस ले रहे हैं। वो उससे अगर इस डायरेक्शन मूव करेगा तो हम उसे x1 नाम देंगे उसके डिस्प्लेसमेंट को। इसके हायर जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी सब सेम ही डायरेक्शन में है। इसी यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव है या इसका एक्सेलरेशन, सिंगल डेरिवेटिव वेलोसिटी, सब एक ही डायरेक्शन में। इस पे कुछ फोर्स F1 लग रहा है, सही है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारे मास M2 है। मास M2 क्या है हमारा, ये सेकंड मास के केस में क्या है हमारा, ये भी इनिशियल कंडीशन को हमने रेफरेंस लिया है। फिर इसके बाद जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा x2 जो इस डायरेक्शन में, मैंने उसे x2 बोला। x2 के बाद में सारे जो भी हायर मतलब वेलोसिटी और ये जो इसका एक्सेलरेशन है उन दोनों को भी सेम डायरेक्शन में ले रहा हूँ। और ये मान लिया कि मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है F2 का, वो भी उसी डायरेक्शन में जिसमें उसका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग स्टिफनेस कोफिशिएंट जो है वो K1 है, और ऐसे सिमिलर उसका K2, बीच वाले इन दोनों को जोड़ने वाले स्प्रिंग का K2 है। मैं यहाँ पे एक assumption लेके चलता हूँ कि मेरा जो x1 है वो कम है x2 के कंपेरिजन। कहने का मतलब मेरा जो मास M1 है वो थोड़ा स्लो चल रहा है इन कंपेरिजन टू मेरा मास M2। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो धीमे धीमे बढ़ेगी। मतलब एक तरह से जो पीछे से गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी अगर तेजी चलती जाएगी, अगर तुम उससे ज्यादा स्पीड में चलोगे तो ओवरऑल क्या होगा, तुम दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो यही चीज उससे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। ये हमने एज एन अजम्पशन यहाँ लिया है, बट इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम इसे लेके सॉल्व करते हैं एंड हमने अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन फॉलो किया है तो ये चीज जनरलाइज हो सकती है। इसीलिए इसको मैं ज्यादा लूँ या दूसरे को ज्यादा लूँ, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज कि मैं सारे सिंबल्स और सारी इक्वेशंस को प्रॉपर्ली फ्रेम कर दूँ। ठीक है, हम ओवरऑल सेटअप समझ गए। हम यहाँ पे एक चीज एज्यूम करेंगे कि हमारा ये जो है F1 है वो कुछ हार्मोनिक फोर्स लग रहा है। हार्मोनिक फोर्स बहुत कॉमन चीज है, इसीलिए हम इसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं फॉर दी सच ऑफ वाइब्रेशन एनालिसिस। तो हमने साइनसॉइडल लिया है इसे cos ओमेगा टी, इसका मान लो हमें ओमेगा पता है। सो और हमें यहाँ पे F1 मतलब जिसका भी कांस्टेंट होगा वो भी मान के चलो। ये पर्टिकुलर फोर्सिंग टर्म है जो हमें एक्सटर्नली और अभी के लिए मान के चलो कि हमें पता है। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि ये F2 वाला जो फोर्स है वो जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, कि हमें इस पे फोर्स नहीं लगाना, इस ऑब्जेक्ट को बस ऐसे लगा के छोड़ देना है। एक्चुअल में जो भी फोर्स लगे वो F1 पे लगे। ठीक है, ये हमारे टाइप से हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ये हमारी जो एजम्पशन है, साथ में क्या है कि हमें ये चाहिए कि x1 का डिस्प्लेसमेंट ना हो, जो कि हमारा एक्चुअल गोल है। हमें यही तो चाहिए कि ये वाला M1 वाला मास है वो अपनी जगह से ना हिले, गिवन दैट कि उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा। हमारा ओवरऑल सेटअप क्लियर। अगली चीज पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके केस में देखो हम एक एफवीटी बनाते हैं। M1 के केस में क्या होगा, मान लो F1 है, ये मैं यहाँ पे M1 को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैंने M1 ड्रॉ किया, इस पे कुछ फोर्स पहले ही लग रहा है F1। हम अगर M1 के उसमें, हम M1 वाले केस में अगर उसके सिस्टम के अंदर जाएंगे तो उसमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि उसका मास टाइम उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिंस ये आगे की तरफ बढ़ा है तो स्प्रिंग इसे अपनी पीछे की तरफ खींचेगा, जिसे मैं K1 X1। मैं इसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सेम चीज डिस्कस कर रखी है पहले वाली वीडियोस में भी, जहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला है हार्मोनिक फोर्सिंग के टर्म में। सो इफ थोड़ा भी अगर डाउट है यू कैन चेक दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि हमने सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में इसी सेटअप के लिए हमने वो हार्मोनिक फोर्स का रिस्पॉन्स निकाला है, और हम इसे आगे यूज भी करेंगे सो दैट इट माइट बी हेल्पफुल। एनीवेज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें हम ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डिस्कस करते रहें। दूसरी चीज़ क्या कि हमने यहाँ पे फोर्सेस ले लिए, बट ये स्प्रिंग रह गया है। अब स्प्रिंग का केस में मैंने जैसे बोला था इन दोनों बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये दोनों स्प्रिंग जो है बीच वाला स्प्रिंग वो एक्सटेंड हो रहा है। अब अगर स्प्रिंग एक्सटेंड होगा तो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर कुछ फोर्स लगाएगा इस तरफ, इस पे लगाएगा कुछ फोर्स इस तरफ। ठीक है, अब वो फोर्स लगाया कितना, हमें स्प्रिंग का कांस्टेंट पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
ये अगर इसके आगे इससे थोड़ा तेज भाग रहा है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी और रिलेटिव डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं m1 को रोक दूं और m1 के रिस्पेक्ट में देखूं तो उसे तो ये लगेगा कि मतलब उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस है वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा k2 टाइम्स x2 माइनस x1। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट्स का डिफरेंस से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ओवरऑल इसका खींचने का फोर्स जो होगा वही होगा। प्लस हमने सिंस x2 माइनस x2 को बड़ा लिया ही था और हमने साइन कन्वेक्शन सही से किया है तो हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड ही लिखना था इस फोर्स का। तो एक तरीका ये भी देख सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस लिख दो अगर इफ दैट रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। यू कैन सी कि मैथमेटिकली मुझे वो पॉजिटिव चाहिए तो मुझे x2 का x2 माइनस x1 नहीं करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू x1 माइनस x2 क्योंकि वो नेगेटिव होगा फोर्स का सेंस नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ अब मैं यहाँ पे मैं m2 का मास का बनाता हूँ। m2 के केस में क्या हुआ यहाँ पे f2 लग रहा है, ठीक है। ये सेंस इस तरफ मूव कर रहा है, इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा तो वो पीछे की तरफ इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो ये होगा m2 टाइम्स x2 डबल डॉट, ठीक है। सिंस यहाँ पे फोर्स इसकी तरफ आगे की तरफ लगा था, इस तरफ पीछे की तरफ लगेगा तो ये होगा कि x2 माइनस। ओवरऑल हमने दोनों की एफबीडी बना ली। हम इन दोनों की इक्वेशन लिखेंगे और इन दोनों की इक्वेशंस को जब हम कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अगेन रिएटरेटिंग द सेम थिंग कि हमने ये सेम इक्वेशंस कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था इक्वेशन डिराइव करते हैं हार्मोनिक रिस्पॉन्स के केस में। सेम तरह के सेटअप में करा है, यही सेम एफबीडी सिस्टम। सो ओवरऑल यू कैन चेक दैट वीडियो इवन अगर इफ यू विश क्रॉस चेक की ये वाली इक्वेशंस इसी टाइप से आएंगी। इक्वेशन में हमने फोर्सेस को बैलेंस करके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और दोनों को मैट्रिक्स के फॉर्म में ट्रांसलेट कर देंगे। सिंस हमारे पास अब क्या है ये वाली इक्वेशन में एक चीज़ नोटिस करो, ये हमारा x1 x2 है। अभी के लिए मान के चलो मैंने x1 को वैसे तो पहले ही ले रखा है कि कुछ x1 टाइम्स कॉस ओमेगा टी, मान के चलो मैं x2 को भी कुछ x2 यहाँ पे x मेरा बड़ा है, ये वाला x मेरा छोटा है, ठीक है, कॉस ओमेगा टी। मैं सिर्फ इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देगा कॉस ओमेगा टी, फर्स्ट डेरिवेटिव देगा माइनस कॉस, कॉस से क्या होगा साइन माइनस साइन ओमेगा टी और सिंस बीच में ओमेगा टी है उसका डेरिवेटिव चेन रूल की वजह से ओमेगा देगा। तो मेरे पास यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। x1 का डेरिवेटिव जो होगा वो मुझे देगा माइनस ओमेगा x1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब मैं x1 का डबल डेरिवेटिव करूँगा तो इसका डेरिवेटिव करना है। x1 कांस्टेंट है तो वो तो बाहर एज इट इज आएगा, ओमेगा भी कांस्टेंट है तो दोनों तो एज इट इज ले लो। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन ओमेगा टी में क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सिंस आगे अंदर ओमेगा टी है, ओमेगा टी का डेरिवेटिव देता है हमें ओमेगा, तो हमारे पास ओमेगा एक और बाहर आ गया तो ये स्क्वायर हो गया। माइनस साइन को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एज इट इज डेरिवेटिव से कुछ आया नहीं तो एज इट इज रह गया और साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस। सो ओवरऑल मेरे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव मैंने इसके टर्म्स में लिख दिया। मैं सिमिलरली x2 के डेरिवेटिव को भी लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 टाइम्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है। x1 और ये x2 टाइम्स कॉस ओमेगा टी ये तो पहले से हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था x1 और x2 को, हमारा x1 ही तो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसको मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे साइड में निकाल लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x1 का डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारा x1, ठीक है। मैं इस इक्वेशन के में यहाँ पे मैं पहले है कि इस मास मैट्रिक्स बोलूँगा मैं m से डिनोट करूँ, ये मेरा वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट का, ये x डबल डॉट है। इस चीज़ को मैं स्टिफनेस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बोल रहा हूँ कैपिटल के, और इसको मैं ले रहा हूँ हमारा x, ये हमारा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर है और इसे मैं ले रहा हूँ फोर्स। इस पूरी इक्वेशन को मैं इन शॉर्ट क्या लिख सकता था, यहाँ पे भी मैं इसे एज इट इज लिख सकता था एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ, और मैं यहाँ पे इस चीज़ पर टिल्डा लगा रहा हूँ सो दैट ये मुझे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को मैं से टिल्डा के थ्रू दिखा। अब मैं यहाँ पे एक्स डबल डॉट को मैंने यहाँ पे निकाल रखा है ये चीज़, तो मुझे क्या करना है ये वैल्यू डालनी है, तो मेरे पास ये चीज़ मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ये आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, ये एक्स एज इट इज रहेगा प्लस के, इन सबको मैंने कॉमन ले लिया, एक्स मेरा बाहर आ गया, मेरा एफ हो गया। ये एक मैट्रिक्स है पूरी, ब्रैकेट में जो चीज़ है वो मैट्रिक्स है, वो कुछ वेक्टर एक्स से मल्टीप्लाई होकर इक्वेट करिए फोर्स एफ एफ वेक्टर को। ओवरऑल मेरा ये बात सिस्टम हो गया। मैंने यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स थी के माइनस ये एम ओमेगा स्क्वायर वाली इक्वेशन को, इसको यहाँ पे मैंने एज इट इज टर्म्स के टर्म्स मतलब टर्म बाय टर्म लिखा है सॉल्व करके। इसको मैं पे इन शॉर्ट ये लिख सकता हूँ कि माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यू कैन क्रॉस चेक, ये दोनों सेम है, ये अभी भी एक्स है और ये एफ है। हमने जो कहते हैं हमने हार्मोनिक रिस्पांस निकाला था, हमने ये डिराइव किया था कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास ये रिजल्ट आता है जहाँ पे ये एक्स है, ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ जो है वो इस मैट्रिक्स का ही मतलब ओवरऑल इस मैट्रिक्स को मैंने
चेंज किया है। मैं इसे टोटली अगर देखूँ तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एफ से। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मान लो अगर मेरे पास कुछ ऐसे मैट्रिक्स टाइम्स कुछ वेक्टर इज इक्वल टू दूसरा वेक्टर बी, ये सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, मैट्रिक्स टाइम्स कुछ फोर वेक्टर इज इक्वल टू एक वेक्टर। इस वाली सिनेरियो में मैं इसको एक्स को डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसका इनवर्स टाइम्स बी, गिवन दैट कि मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो, इसकी डेफिनेशन के लिए। तो मुझे ये पता है ए ट्रांसपोज वो सॉरी ए इनवर्स जो है मेरा, ए इनवर्स मेरा ये इन टोटल पूरा का पूरा टर्म, इसे हटा दो, ये मेरा पूरा पूरा ए इनवर्स है और ये चीज़ एफ है। 2x2 मैट्रिक्स होती है, मान लो मैं से अगर ए लिख रहा हूँ 2x2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ए बी सी डी, तो इसका जो इनवर्स होता है वो बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है ए बी माइनस सी बी 2x2 मैट्रिक्स का, और यहाँ पे हम इसको सिंपली क्या करते हैं स्वैप बी ए माइनस डी और माइनस सी। ओवरऑल मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, मैंने यही सेम चीज़ यहाँ लिखी है, तो मैंने इसको ओवरऑल रिजल्ट लिखा। अब मेरा की कंडीशन क्या है ट्यून टू ऑब्जर्वर के लिए कि मेरा ये F2 वाला फोर्स जो वो जीरो है, हमने पहले सेटअप में मान के चले थे, तो हमारे सेटअप में ये चीज़ मैंने जीरो डाल दी। अब मेरा एक्चुअल में ट्यून ऑब्जर्वर का काम क्या है कि इस डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना, ये मेरा एक्चुअल गोल है कि उसका x1 का डिस्प्लेसमेंट लेना चाहिए गिवन दैट उस पर फोर्स लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में इस चीज़ को मैंने इक्वेट कर दिया जीरो से, नीचे वाले को छोड़ो, किसी ऊपर को देखो, ऊपर वाली इक्वेशन के लिए क्या करना होगा, पूरा जो भी वेक्टर प्रोडक्ट करना होगा, जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ वेक्टर से, वो सब मुझे फर्स्ट रो के लिए करना होगा। तो यहाँ पे तो x1 आ गया, ये चीज़ एज इट इज रख लो, ये तो कांस्टेंट एक फैक्टर ही है। यहाँ देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे ये, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा जीरो से, तो ये क्या आ जाएगा k2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर टाइम्स कुछ f1 जीरो प्लस जीरो टाइम्स k2 इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे इक्वेट हो रहा है जीरो से, ये चीज़ तो वैसे भी जीरो तो हट गई, अब ये चीज़ इक्वेट हो रही है जीरो से जो मैंने यहाँ पे लिखा, सिंपल। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ये चीज़ प्रोडक्ट जीरो हो गया, ये चीज़ जीरो होगी, दोनों साथ में भी जीरो हो सकते हैं, बट हम मान के चले अभी इनमें से एक जीरो है। अब क्या हुआ, ये चीज़ अगर जीरो हो गई F1, अगर ये चीज़ जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फोर्सिंग टर्म ही जीरो है, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि अगर फोर्स ही नहीं लगा तो वैसे भी वो जीरो ही है। हमारा बोलते हैं कि फोर्स लगने के बाद वो जीरो, तो मैं यहाँ F1 जीरो को ये नहीं कर सकता, मुझे इस चीज़ को जीरो पे इक्वेट करना है, मैंने इस चीज़ को इक्वेट करना जीरो से, तो मेरा जब ये k2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर जब मैं इक्वेट करूँ जीरो से, तो ये मेरा है k2 बाई m2 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अब इस चीज़ में मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है, माइनस वाला टर्म हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ओमेगा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जीरो नॉन नेगेटिव होता है, तो हम ओवरऑल ये वाला रिजल्ट लेंगे। तो ये हमारी चीज़ क्या हुई, कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है, जो भी मेरी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी मेरी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे के चुनना है और m2 चुनना है। k2 और m2 को मुझे इस तरह से चुनना है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो क्या होगा कि मेरा x1 जो है वो जीरो होगा। इन शॉर्ट मुझे, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में के2 डिसाइड करना है और m2 डिसाइड करना है। मैं मान लो तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को डिसाइड करना है, मान लो माइंड मास डिसाइड करना है, स्प्रिंग डिसाइड करना है, तुम्हारे हाथ में अगर एक भी चीज डिसाइड करने की है तो तुम ओवरऑल डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस पे कि मैं ऐसे क्या पैरामीटर्स लूँ कि मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। सो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि ट्यून एब्जॉर्बर के लिए हमें क्या कंडीशन, और इस पर नोटिस करो इसमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारा पहला मास किस तरीके से, उसका क्या मास है, उस पर कौन सा स्प्रिंग लगा हुआ था पहले से। हम ये चीज़ एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी हम इसे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, और इसका कोई रिलेशन नहीं है कि मैं वहाँ पे मास चेंज कर दूँ, स्प्रिंग चेंज कर दूँ पहले वाले का, इट डजेंट मैटर, ये स्टिल काम करेगा। इंपॉर्टेंट थिंग की जो नोट करने लायक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमने क्या किया, x1 को तो जीरो कर दिया था, कंडीशन निकाल दी, अब हम x2 के लिए निकालते हैं, ठीक है। अब x2 के केस में क्या होगा, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे और इससे, ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी, इससे क्या होगा, ये तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, ये मान लो ये है, इसको मैं एज इट इज लिख लो जो भी है डिनोमिनेटर में, ये मैंने एज इट इज लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होता है, k2 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई होगा F1 जीरो, ये हो जाएगा k2 टाइम्स F1 जीरो, और यहाँ पे ये जो भी चीज़ है वो जीरो से मल्टीप्लाई होगी, तो उसमें जीरो लिख सकता हूँ। मेरे पास ऊपर है k2 टाइम्स F1 जीरो, डिनोमिनेटर में ये। अब इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को स्पेसिफिकली देखो, ये क्या है, मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, k1 टाइम्स k2 प्लस k2 का होल स्क्वायर, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया पहला टर्म इसको, अब मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, माइनस m2 टाइम्स k1 प्लस k2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पे माइनस m1 है, ये k2 है, तो यह जाएगा माइनस m1 k2 ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस m1 माइनस m2, ये तो प्लस m1 m2 ओमेगा की पावर 4 प्लस k2 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये एक सेकंड नेगेटिव में, ये से ये गया,
अच्छा हाँ, एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो भी चीज़ है हमारी, ठीक है, इसमें हम ओमेगा की वैल्यू डालेंगे। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा के करस्पॉन्डिंगली इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये इसको ज़ीरो कर देगा। ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ K2 बचेगा नीचे। कहने का मतलब, अगर तुमने मेरी वाली वीडियो देखी है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की, तो तुम्हें पता है कि ओमेगा की क्या करस्पॉन्डिंगली वैल्यू आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करके। तो इसके जो एक्स ओमेगा की वैल्यू आएगी, हम उस वैल्यू को जब इसके अंदर पुट करेंगे, उस करस्पॉन्डिंग में ये वाला टर्म जो भी हमारे ओवरऑल टर्म्स हैं, हम जब उसके अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा की, तो हमारे ये सब कट करके ऊपर नीचे बचेगा सिर्फ K2, यहाँ पे माइनस का साइन। ओवरऑल हमारे बाकी सारे टर्म्स हट जाएंगे। सो हमारा क्या होगा, ये K2 टाइम्स एप्पल जीरो। डू चेक दैट वीडियो सो दैट तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग होगी हमारा ओमेगा क्या वैल्यू आती है, ओमेगा क्या वैल्यू है, हम उसी को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, नथिंग मच। इसको मैं ओवरऑल यहाँ पे एक्सो से इक्वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये चला जाएगा, ये बचेगा ये चीज़। कहने का मतलब ये हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा हो ना, ये एक तरह से ऐसा है कि वो जो फोर्स है ना, जो हम 1 पे लगा रहे हैं वो उठ के चला गया 2 के ऊपर, ये ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है फर्स्ट वाले से, ये सेकंड वाले पे सोलली डिपेंड है। तो बेसिकली हम जब ट्यून डैम पर लगाते हैं, ट्यून क्यों बोल रहे हैं इसे, क्यों, क्योंकि हम डिसाइड कर रहे हैं उस पैरामीटर्स को, M2 को हमने डिसाइड किया, हमने K2 को डिसाइड किया, सो दैट कि वो ओमेगा को सेटिस्फाई करे, तो हमने उसे ट्यून करा, इसलिए हम इसे ट्यून बोल रहे हैं। और डैम्पर क्यों, क्योंकि इसका काम डैम्प करना है दूसरे के वाइब्रेशन को, ट्यून डैम्पर इसलिए बोल रहे हैं, या एब्जॉर्बर। ओवरऑल हमने सेकेंडरी कंडीशन निकाली जो कि हमारे ऐसे आ रही है, जो कि इस हिसाब से आ रही है, सो दैट कि वो इस तरह हिसाब से कि हमारा जो फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है वो इस एज इट इज रोड के इस पे लग रहा है। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखा जो कि ट्यून पर हुआ, ट्यून एब्जॉर्बर वाला केस था। ये काफ़ी फिर प्रैक्टिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में आता है, सो दैट ये वीडियो का जो हम गोल है ओवरऑल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। एंड इसके संग इस वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।